स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम अपनी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी पीजीटी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस सेशन के अंदर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूपी जीआईसी एग्जाम के अंदर, वो सब क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है। द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर में दी गई है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है। ठीक है, मिल्किन स्केल के ऊपर में आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बतानी है। देखो, सबसे पहले तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है, 275 किलो कैलोरी पर मोल दी गई है। कितनी दी गई है, 275 किलो कैलोरी पर मोल दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या दिया है, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दिया गया है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी दी गई है, 86 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी दी गई है, 86 किलो कैलोरी पर मोल दी गई है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मैं जाई से भी क्या कर सकती हूँ, डिनोट कर सकती हूँ। किससे डिनोट करते हैं, जाई से डिनोट कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयनाइजेशन, सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 129। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 129। ठीक है, अब जो वैल्यूज, अब देखो दोनों की यूनिट्स ना क्या गिवन है, किलो कैलोरीज में गिवन है, तो तुमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आएगी वो भी किस में आ जाएगी, किलो कैलोरीज में आ जाएगी। अगर आप, अच्छा इसने यूनिट्स तो मेंशन ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है किलो कैलोरी की ही बात कर रहा होगा। इसने यूनिट्स भी मेंशन नहीं किए हैं, तो किस में निकाल दो, किलो कैलोरी में ही निकाल दो। कुछ भी यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय 129। एक बार मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों के लिए। एक बार मैं इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देती हूँ। ये आपका आ जाएगा 2.79। कितना आ जाएगा, 2.79, या मैं कह सकती हूँ 2.8, या फिर इसको क्या कहा जा सकता है, 2.8 भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया, 2.8। कितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गई, 2.8 आ गई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इस फॉर्मूले को क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ। थोड़ा सा आपको क्या कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सभी क्वेश्चन का एक्सेस ले सकते हैं। कैसे, लक्ष्य 5000 प्लस बैच को ज्वाइन करके। यहाँ पे आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करवाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये 5000 क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें आपके DSSS, KVS, NVS, RPSC के सभी PYQs क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस के साथ। और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड। ठीक है, और इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं तो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर में आपको एक कंप्लीट बैच भी देखने को मिलेगा। और तो और अगर आप YouTube प्लेटफॉर्म पर ही सभी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके विज्ञान वृक्ष की मेंबरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसमें देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस गिवन है। ठीक है, कौन कौन से आयंस गिवन है, एक बार मैं इनको जरा सेपरेट आउट करके लिख लूँ क्या, एक बार इन सभी आयंस को सेपरेट आउट करके लिख लेती हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या आयन गिवन है। एक तो आपके पास में Na+ गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, Mg+2 गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, N3- गिवन है। ठीक है, और आपके पास F- भी गिवन है, और O2
माइनस भी गिवन है। क्या गिवन है? O2 माइनस भी गिवन है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द आयंस हैविंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। आपको क्या बताना है, इसमें से कौन से आयन का जो रेडियाई है वो सबसे बड़ा और कौन से आयन का रेडियाई सबसे छोटा होने वाला है। मतलब आपको इनके एटॉमिक साइजेस को क्या करना है, कंपेयर करना है, या इनके आयनिक रेडियाई को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, देखो आयनिक रेडियाई हम किसके थ्रू बता सकते हैं, अगर मुझे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता चल जाए। ठीक है, अगर मैं क्या कर लूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड आउट कर लूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या न्यूक्लियस के जेड इफेक्टिव को क्या कर सकती हूँ, पता लगा सकती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब वो ज़्यादा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज़ हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जिस भी आयन का या जिस भी इसमें से आयनिक रेडियाई का जिसका भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार रिलेशन ही लिख देती हूँ, जिस भी न्यूक्लियाई का जेड इफेक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, उसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैसा रिलेशन रखते हैं, ये दोनों इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ये दोनों कैसा रिलेशन रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जेड इफेक्टिव हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को फाइंड आउट करते हैं। देखो प्रोटॉन तो क्या बता रहा है, इनके एटॉमिक नंबर्स ही बता रहा है, तो सीधे सीधे क्या कर दो, इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दो। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11। ठीक है, और आपके पास में मैग्नीशियम हो जाएगा 12, नाइट्रोजन हो जाएगा 7, और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए इनके प्लस और नेगेटिव चार्जेस को क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके पास इनिशियली देखो 7 प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे। इनिशियली जब ये क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा, जब सोडियम मेटल एटम क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा, तो उसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। तो मतलब -1 कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। केवल कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो यहाँ पे कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 7 + 3 10। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये भी क्या हो गया, 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो 8 + 2 ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर तो क्या है, एकदम सेम है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन के नंबर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो अगर मैं जेड इफेक्टिव की रेशियो निकालूं, मतलब P/E रेशियो अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा 0.7, 0.9 एंड 0.8। ठीक है, अभी हम पीछे एक बात करके आए थे, जिसका भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जिसका भी जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, उसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका आयनिक रेडियाई सबसे कम देखने को मिलेगा। देखो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका है, मैग्नीशियम का है, तो इसका रेडियस सबसे कम, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटे साइज का आयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा Na+, उसके बाद कौन हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा F-, फॉलोड बाय O2-, फॉलोड बाय N3-। ठीक है, आपको साइज का या आयनिक रेडियाई का कुछ ऐसा ऑर्डर दिखाई देगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ऑर्डर दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, अब देखो लार्जेस्ट साइज किसका है, लार्जेस्ट साइज है हमारे पास में N3- का, और स्मॉलेस्ट साइज किसका है, स्मॉलेस्ट है Mg+2। स्मॉलेस्ट कौन है, Mg+2 गिवन है। ठीक है, तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, लार्जेस्ट है N3- और स्मॉलेस्ट है Mg+2। पहला ही ऑप्शन आपको क्या गिवन है, करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच अमंग द फॉलोइंग पोजेस ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी। देखो लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई आयंस क्या होते हैं अपने आप को ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। वो क्या बना लेते हैं, एक लैटिस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, कौन सा लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके आयंस के बीच में बॉन्ड जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब कौन से आयंस के बीच में बॉन्ड सबसे अच्छा होगा, जिसके ऊपर में जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड एरिया के ऊपर में प्रेजेंट होगी। ठीक है, या लिमिटेड एरिया के ऊपर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, इसको ऐसा भी हम समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कटायन के साइज तो क्या है, सबके सेम ही है, सारे ही क्या है Li+ और Li+ प्रेजेंट है। तो जो लैटिस एनर्जी है, वो केवल किस पर डिपेंड करेगी, वो हमारे एनायंस के साइज पर डिपेंड करने वाली है। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करती हूँ, एनायंस को लिख लेती हूँ, F- है, Cl- है, Br- है और I- गिवन है। ठीक है, ये सभी आयंस आपको दिए गए हैं और ये सब क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है, एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ग्रुप 17 के क्या है, मेंबर्स हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं जब हम एक ग्रुप में क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, जब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हर बार एक वैलेंस शेल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, हर बार जब एक वैलेंस शेल ऐड हो जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से हमें क्या देखने को मिलता है, डाउनवर्ड, या जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर में नीचे प्रेजेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड मूव करने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम बात करके आए थे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इनके आयंस जो है वो लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो अब ये अपने करस्पॉन्डिंग कटायन को उतना बेहतर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, ये लैटिस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे और ये लैटिस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि साइज और बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्स रिलेशन रखते हैं। जो साइज है और बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्स रिलेशन रखते हैं। अगर साइज छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन दिखाई देगा, कुछ ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, देखो कटायन का साइज तो सबका क्या है, सेम है, क्योंकि सेम ही, क्योंकि कॉमन ही कटायन की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अनायन के साइज के कोरस्पॉन्डिंग इनको अरेंज कर देंगे। सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, F- का, और F- का साइज छोटा होने के कारण इसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हो जाएगा Cl-, फिर हो जाएगा Br-, और फिर हो जाएगा I-। ठीक है, हमें क्योंकि लैटिस की फॉर्म में बताना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, LIF, LICl, LIBr एंड LII। ठीक है, आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसा मेंशन कर सकते हैं, आपको ऐसा कुछ ऑर्डर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर तो बताना नहीं था, हमें तो ग्रेटेस्ट एनर्जी बतानी थी। ग्रेटेस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, LIF की हो जाएगी। ग्रेटेस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, LIF की देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर में ना आपको दो रिएक्शंस दी गई हैं। ठीक है, आपको दो रिएक्शंस दी गई हैं। एक रिएक्शन के अंदर में जो लेड है वो क्या हो रहा है, वो PbO2 किस में चेंज हो रहा है, PbO में चेंज हो रहा है। और एक रिएक्शन के अंदर में SnO2 किस में चेंज हो रहा है, SnO के अंदर चेंज हो रहा है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए गए हैं। आपको क्या बताना है, तो
मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है किसकी, लेड और टिन की। ठीक है, आपको क्या बतानी है, लेड और टिन की मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। देखो वैसे तो इस बात के ऊपर में कमेंट करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, हम पीरियोडिसिटी के थ्रू भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल को ही ध्यान में रखना है, आपको ई नॉट वैल्यू को ध्यान में रख के इस बात के ऊपर में क्या करना है, कॉमेंट करना है। ठीक है, देखो कोई भी रिएक्शन फीजिबल कब होती है, जब डेल्टा जी क्या हो जाए, उसका नेगेटिव हो जाए। जब भी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब देखना इस बात को मैं इस रिएक्शन के साथ में कैसे कनेक्ट कर पाती हूँ। जो डेल्टा जी है वो क्या आ जाए, अगर मेरे पास नेगेटिव आ जाए, ठीक है, यही होता है हमारे पास में डेल्टा जी का फॉर्मूला। अगर ये डेल्टा जी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और आप इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करोगे तो आपके पास में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखना इस रिएक्शंस को हम इंडिविजुअली एक बार देखते हैं। इन दी गई रिएक्शंस को मैं इंडिविजुअली एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार PbO2 किस में चेंज हो रहा है, एक बार PbO2 PbO के अंदर चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, PbO में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल देंगे। दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर में लेड की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल देंगे। यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी +4। आप चाहो तो ऐसे करके भी निकाल लेना। ठीक है, ओवरऑल 0 ही चार्ज प्रेजेंट है, ये कितना आ गया, +4 के बराबर आ गया। ये कितना आ गया, +4 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल 0, और ये लेड किस में चेंज हो गया है, +2 में चेंज हो गया है। ये लेड किस में चेंज हो गया है, +2 में चेंज हो गया है। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, +4 से +2 में चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, +4 से +2 में चेंज हो रहा है। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो ई नॉट है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब इस पॉजिटिव ई नॉट को मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगी तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, मेरे पास में नेगेटिव आ जाएगा। मेरे पास में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर ये रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, फीजिबल है, नेचर के अंदर में अपने आप एग्जिस्ट करती है, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, मतलब लेड की जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है। अगर वो +4 में होगा भी तो वो रेडिली किस में चेंज हो रहा है, वो +2 में चेंज हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है कि PbO2 बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या बिना किसी एनर्जी के यूज किए वो अपने आप किस में चेंज हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन कैसी है, फीजिबल है। मतलब लेड की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन, इसी तरह से दूसरी रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, देखो दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, SnO2 किस में चेंज हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में SnO2 किस में चेंज हो रहा है, SnO में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, SnO में चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, Sn की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, Sn की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर Sn किस में आ जाएगा, +4 में आ जाएगा, और यहाँ पे किस में आ जाएगा, +2 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या चेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू क्या दी गई है, नेगेटिव दी गई है। इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं है, नीचे थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दे। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास में ई नॉट क्या दिया गया है, ई नॉट हमारे पास नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू को जब मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगी तो मेरे पास में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे पास डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा जी की ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है, मतलब ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अगर आपको इस रिएक्शन को कराना है आपको क्या देनी पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको क्या करना होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है तो मतलब ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। तो मतलब टिन जो है या Sn जो है वो ज़्यादा स्टेबल कहाँ फील कर रहा है, +4 में फील कर रहा है। यहाँ पर तो जोर ज़बरदस्ती से हम इसको किस में चेंज करा रहे हैं, +2 में चेंज करा रहे हैं। ठीक है, तो टिन की या Sn की हमारे पास में मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, Sn की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेड की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2 और एसएन की मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +4। ठीक है, ओके। देखिए इन ऑप्शंस के अंदर में थोड़ी सी क्या है गड़बड़ है, इन ऑप्शंस के अंदर में थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ज़रा +4 कर लेना, इसको +4 कर लेना। अब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आपने क्या करना है, इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को पहचानना है। ठीक है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो डायरेक्टली क्या करता है, वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। किसके ऊपर में डिपेंड करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करने की कोशिश करती हूँ, इसको थोड़ा और इलैबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में पहले ऑप्शन में क्लोरीन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर में इनकी पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर में इनकी पोजीशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पीरियड और इसके नीचे आपके पास में क्या प्रेजेंट, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। ठीक है, और आपके पास में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट क्या करते हो, मूव करते हो, तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो क्या होती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, Cl का, फिर सल्फर का और फिर फॉस्फोरस का। Cl, सल्फर और फॉस्फोरस, तो पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, करेक्ट दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो आप बाकी के ऑप्शंस को भी मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन के अंदर में आपको मेन प्रोडक्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या है, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, साइक्लोफॉस्फाजीन की। किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी गई है, साइक्लोफॉस्फाजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी गई है। ठीक है, साइक्लोफॉस्फाजीन्स। ठीक है, और अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूं तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये नाइट्रोजन, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, देखो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और क्लोरीन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने को मिलता है। और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मैं एक स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूंगी। ठीक है, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ फॉस्फोरस है, जैसे बेंजीन होता है ना, बस वैसा ही होता है। यहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कार्बन की जगह पे ऑल्टरनेट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑल्टरनेट पोजिशन पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। और फॉस्फोरस के पास में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 5 बॉन्ड्स होते हैं, तो जितने भी फॉस्फोरस प्रेजेंट हैं उनके साथ में उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2-2 क्लोरीन और क्या कर दो, अटैच कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करना, जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब लोन पेयर अगर डोनेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है किस में प्रेजेंट रहा होगा, प्योर पी में प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, और फॉस्फोरस क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसके पास में क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, जिसे कहा जाता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो पी ऑर्बिटल से कहाँ डोनेट हो रहे हैं, फॉस्फोरस के वेकेंट डी के अंदर में डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप और हायर मेंबर की रिंग्स भी बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना था, आपको केवल जनरल फॉर्मूला पहचानना था। आपको केवल क्या करना था, साइक्लोफॉस्फाजीन का जनरल फॉर्मूला पहचानना था। ठीक है, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है कि कितने मेंबर की रिंग है, तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला के ऊपर में क्या कर दूंगी, आंसर मार्क कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है,
द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटम्स आर इन दी ऑर्डर। आपको क्या बताना है? आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है। ठीक है, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल हम श्योर आप लोग समझते होंगे, जब भी हम क्या करते हैं किसी आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं बल्कि किसकी बात कर रहा है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर कमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस देखने होंगे। ठीक है, अब क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुके हैं तो मैं सीधे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा रही हूँ। मैं सीधे क्या कर रही हूँ? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा रही हूँ। यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना रहा होगा? 2s2 2p1, ये हो जाएगा 2s2 2p2। मैं केवल 2p2 लिख दूँ क्या? क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। इसको मैं 2p1 2p2, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। इसके पास क्या बच गया? 2p3 और इसके पास क्या बच गया? 2p4। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी या जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी भी पीरियड के अलोंग जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, एक बार मैं वापस से लिख देती हूँ। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं बात करूं तो कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर में एक छोटा सा क्या है? एक्सेप्शन है। अगर आप इस आयन को ध्यान से देखोगे तो ये कैसा है? ये एक हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम सब जानते हैं जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है वो बेहद क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं ड्यू देयर हाई एक्सचेंज एनर्जी। उनकी हाई एक्सचेंज एनर्जी होने के कारण जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए तो वो होगा आपका O+। वो कौन हो जाएगा? O+ हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर काउंट में आ जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? F+ हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? N+ हो जाएगा। और लास्टली C+ हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो वैसे भी चाहेगा ही ना कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और मैं क्या हो जाऊं? फुल फिल्ड। क्योंकि 1s1 और 2s1 तो क्या 1s2 2s2 तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल्ली फिल्ड है ना। तो 1s ऑर्बिटल भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। और 2s ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। जैसे ही अपने इस एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ये क्या हो जाएगा? ये फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अक्वायर कर लेगा। इसलिए आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये तो मन बना के बैठा है, इजीली क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी O+ की। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है? एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है। उसके पास क्या है? एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन है जो बेहद क्या है? स्टेबल है। और वो नहीं चाहेगा कि उसका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में क्या हो जाए? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। तो ये ऑर्डर को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे O+, F+, N+। और अच्छा देखो यहाँ पे ना आयंस नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको एटम्स ही गिवन है। तो मैं उसी के फॉर्म में क्या कर रही हूँ? ऑप्शन को मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसमें से कौन सा आयन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखता होगा? इसमें से कौन सा आयन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखता होगा? ठीक है, देखो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। ये सब ही क्या है? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ये सब एक ही ग्रुप के क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक्चुअली तो आयंस है। ठीक है, लिथियम है, सोडियम हो जाएगा, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
ठीक है। टॉप टू बॉटम मूव करने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब साइज बढ़ जाएगा तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल एक्वस मीडियम के अंदर में, दरअसल क्या होता है, जब आप किसी आयन को एक्वस मीडियम के अंदर में रखते हो या पानी के अंदर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, उस आयन को घेर लेते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके, वो क्या हो सके, स्टेबलाइज हो सके। और उस आयन को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, अब अगर छोटे साइज का क्या होगा, आयन होगा, अब अगर छोटे साइज का आयन होगा तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसको क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। सीजियम का साइज बड़ा होने के कारण बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आयनिक मोबिलिटी की या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, कैरियर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। और ये आयंस किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। ये आयंस किसकी तरह एक्ट करते हैं, कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो आयंस जितना इजीली सोल्यूशन के अंदर में क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, वो उतना ही बेहतर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो उतना ही बेहतर क्या करता होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोवाइड करता होगा। ठीक है, अब बड़ा साइज होने के कारण बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस सीजियम को नहीं घेरा होगा तो ये क्या होगा, फ्री टू मूव होगा। ये इजीली क्या करता होगा, मूव कर पाएगा। ठीक है, इजीली मूव कर पाएगा तो बेहतर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा। बेहतर क्या करता होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखा देगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपकी किसकी देखने को मिलेगी, सीजियम प्लस की, फॉलोड बाय आरबी प्लस, फॉलोड बाय के प्लस, फॉलोड बाय Na प्लस, और लास्टली कौन हो जाएगा, Li प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका होगा, बल्कि हो चुका होगा। अब इसके लिए इतना इजीली मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर ठीक से मूव नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टेंस शो नहीं करने वाला। इसमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका हो जाएगा, सीजियम का। इसमें से हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो हम करके आए थे अभी। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन ना 2012 के अंदर वापस से देखो क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे भी डिस्कस करके आए थे। ये क्वेश्चन देखो 2017 के पेपर में भी पूछा गया है और एज इट इज़ ये क्वेश्चन उठा करके आपको 2012 के क्वेश्चन में वापस से क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से कर लेना। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है वो भी इसके इर्द गिर्द ही बनने वाला है। हो सकता है आपके पेपर में भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसी में से ही क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, ये वाला आप खुद कर लेना। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, डिस्कस्ड ऑलरेडी। केवल क्या करना है, आपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देखने हैं। वहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको जेड इफेक्टिव पता चल जाएगा। और जेड इफेक्टिव जिसका ज़्यादा होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका आयनिक रेडियाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने फिर भी एक हिंट मेंशन कर दिया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हिंट दे दी है। ठीक है, आप एक बार उसको वापस से ट्राई कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी आपको किसके अंदर में देखने को मिलेगी, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी दिखाता होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनकी पोजीशंस को समझना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी पोजीशंस को समझना होगा। कुछ इस तरह की पोजीशंस आपको देखने को मिलती है पीरियोडिक टेबल के अंदर में। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये सब ग्रुप 17 के क्या है, एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर कौन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब साइज इंक्रीज होता है ना तो जो हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। ठीक है, अनइफेक्टिव ओवरलैप की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, आप थोड़ी सी भी बॉन्ड एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो
गई है, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ जो साइज और बॉन्ड एनर्जी है वो क्या रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। जो साइज और बॉन्ड एनर्जी हैं वो कैसा रिलेशन रखते हैं, इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ठीक है, आपको इस रिलेशनशिप को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो इस रिलेशनशिप के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए F2 की, फिर होनी चाहिए Cl2 की, फिर होनी चाहिए Br2 की, और फिर होनी चाहिए I2 की। ठीक है, आइडियल केसेस में तो ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है ना, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ग्रुप 17 के मेंबर होने के कारण इन सबके पास में क्या प्रेजेंट है, इनके पास में लोन पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। तो जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो छोटे साइज के अंदर में भयंकर क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। ठीक है, उस भयंकर रिपल्शन की वजह से एफ का जो बॉन्ड लेंथ है वो Cl के बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो ईजिली क्या होता है, ब्रेकेबल होता है, वो ईजिली क्या होता है, ब्रेकेबल होता है। ठीक है, किसकी वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, किसकी वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो यहाँ पर जो हमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा ऑर्डर दिखाई देता है, हमें कुछ ऐसा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा F2, उसके बाद हो जाएगा Br2, और एंड में हो जाएगा I2। ठीक है, ये जो आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिला है वो किसकी वजह से मिला है, लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछा है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी, Cl2 की हो जाएगी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी, Cl2 की हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने क्या करना है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना है। आपने क्या करना है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानना है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस आपको गिवन है, क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, देखो आपको क्या क्या गिवन है, एक तो Cl2 गिवन है, Br, ये सब क्या है, ग्रुप 17 के ही एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या हैं, ग्रुप 17 के ही एलिमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, F2 मैं इसको इस तरह से लिख दूं क्या, ऐसे लिख देते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब हम सब जानते हैं टॉप टू बॉटम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन एक्ट करेगा, सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हो जाएगा F2 फॉलोड बाय Cl2 फॉलोड बाय Br2 एंड लास्टली कौन हो जाएगा, I2। लास्टली हमारे पास में कौन हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जो इजीली क्या हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। खुद रिड्यूस हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या रखता होगा, सबसे ज़्यादा रखता होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो पीरियोडिक के हमारे पास में ना इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। इसी लेक्चर के अंदर में हम कंटिन्यूइंग क्या कर लेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर में हम रिडॉक्स के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, जो आपके UP GIC एग्जाम के अंदर में देखे जा चुके हैं।
ठीक है। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को कह रहा है, किसका, वेनेडियम का। यहाँ से आपको क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, किसका, वेनेडियम का। आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है। सोडियम है, और क्या है कॉम्प्लेक्स के अंदर में, और आपके पास में हाइड्रोजन है, वेनेडियम है आपके पास में 10, और बाकी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है 28, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सभी एलिमेंट्स गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक्स मान लो, बाकी सबकी वैलेंसीज पुट कर दो। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। देखो रुबीडियम आपके पास में हो जाएगा +1, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्या प्रेजेंट है, सोडियम, कितना, +1, और यहाँ पे एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको मैं केवल 1 ही लिख रही हूँ, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, केवल एक ही प्रेजेंट है। इसको तो मैंने x मान ही लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऑक्साइड आपके पास में हो जाएगा -2 और ओवरऑल हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10x, इसको इधर ले जाऊँ क्या, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है, 56, और ये हो जाएगा 10x 50, और x हो जाएगा आपका +5। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका, +5 आ गया। कितना आ गया, +5, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस I- एंड IO3- रिएक्ट्स टू गिव आयोडीन। मतलब ये I- और IO3- कौन से सॉल्यूशन के अंदर I- है और क्या प्रेजेंट है, आयोडेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये किस सॉल्यूशन के अंदर में, I2 के अंदर में चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो एसिडिक मीडियम, या बेसिक मीडियम, या न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा होगा, I2 के अंदर में चेंज हो रहा होगा, ठीक है। जनरली ये रिएक्शन ना आपको सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर में देखने को मिलता है। किसके अंदर में देखने को मिलता है, एसिडिक मीडियम के अंदर में देखने को मिलता है। H+ की प्रेजेंस में I- किस में चेंज हो जाएगा, I2 के अंदर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ऑप्शंस को देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसे नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, C6H6 प्रेजेंट है। ये तो कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। ये तो कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगेन ये आपके पास में कैसा मीडियम प्रेजेंट है, ये आपके पास में न्यूट्रल मीडियम दिया गया है, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बेसिक मीडियम। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बेसिक मीडियम, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ माइल्ड एसिडिक कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपको कुछ क्या दिखाई दे रही हैं, माइल्ड एसिडिक कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन कहाँ पे हुई होगी, ये ऑप्शन डी CH3COOH की प्रेजेंस में हो गई होंगी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको क्या बताना है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को पहचानना है। आपको क्या करना है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड को पहचानना है। क्या क्या प्रेजेंट है, मैं एक बार इन सभी कंपाउंड्स को यहाँ पे जॉट डाउन कर देती हूँ। ClO2 है, और आपके पास में HClO3 है, और क्या दिया गया है, HClO4 भी दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, केवल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर लेनी है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ही बतानी है ना, एक सेकेंड। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा आपका x -2, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 0 चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका +1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +1 x -4, ओवरऑल 0, तो x हो गया आपका +3। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, +1 +x +3 -2, ओवरऑल 0, तो x हो गया आपका +5, और ये हो जाएगा आपका +1 +x +4 -2, ओवरऑल 0, तो यहाँ पे x हो गया आपका +7, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाल दी, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल दी। अब हम पीछे बात करके आए थे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, ठीक है। अब क्या कर दो, इसको सही ऑर्डर में लिख दो। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ
हो जाएगी हमारे पास में HClO4 फॉलोड बाय HClO3। लिखने की ज़रूरत ही क्या है, ऊपर ही एरोज लगा दूँ क्या, ऊपर ही एरोज को क्या कर देती हूँ, मार्क कर देती हूँ, बार बार क्यों ही लिखना। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। हमें क्या करना था, हमें मोस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कंपाउंड को पहचानना था, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। यहाँ पर भी आपको क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। यहाँ पर भी आपको क्या बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीजन की। अब ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना कि ऑक्सीजन तो जो है वो 2- में ही प्रेजेंट होता है, एक बार इसको निकाल के देख लेना। ठीक है, एक बार इसको क्या कर लेना, निकाल के देख लेना। 3x ओवरऑल कॉम्प्लेक्स 0 -1, ये हो जाएगा आपका -1/3, ये क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। ठीक है, कई बार अबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, थोड़े अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो एक एक करके हम सब कंपाउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है KMNO4। KMNO4 जो है ना, वो चाहे आपका एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम हो, सब में ही क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। सब में ही क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास में क्या प्रेजेंट है, इसके बाद आपके पास में K2Cr2O7 गिवन है। इसके बाद क्या गिवन है, K2Cr2O7 दिया गया है। ये भी क्या करता है, ये भी आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन केवल एसिडिक मीडियम के अंदर। किसके अंदर, केवल एसिडिक मीडियम के अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, वैसे मैं लिख ही देती हूँ। ये एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, ये बट यहाँ पे आएगा नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका KMNO4। ये जो है एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, बेसिक मीडियम में भी काम करता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। देखो नेक्स्ट आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्रेजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो तीनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आई थिंक डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, डी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। उसके पहले हमें क्या करना होगा, उसके पहले तो हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, और उसके लिए हमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता करनी होंगी गिवन रिएक्शन के अंदर। गिवन रिएक्शन के अंदर क्या करना होगा, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता करना होगा, फिर उसका डिफरेंस बताना होगा, और फिर फॉर्मूले के अंदर में पुट करना होगा। ठीक है, मैं एक बार इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैं एक बार इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेती हूँ, या फिर पूरा नहीं लिखते, केवल ऑक्सीजन के लिए तो बताना है ना, तो केवल ऑक्सीजन ही लिख लेते हैं। पूरा नहीं लिख करके केवल ऑक्सीजन को ही मेंशन कर लेते हैं। किस में चेंज हो रहा है, 3H2O में चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 के अंदर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करूँगी, O3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका मोलर मास पुट कर दूंगी, 16 3 48। ठीक है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना देखने को मिल रहा है, 0 से 2, तो चेंज कितना आ रहा है, केवल 2 का आ रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 के इक्वल। ये कितना हो जाएगा, 24 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे ना इसने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पे इसने न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पूछी है, तो आप मोलर मास की जगह पे केवल m ही क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। इसने केवल क्या पूछा है, एक्सप्रेशन पूछा है, तो आपको फाइनल आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, केवल सी आप मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, कहीं पर अगर न्यूमेरिक वैल्यू पूछेगा तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, इतने ही क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे, इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक आपके यूपीजीआईसी एग्जाम के अंदर में, चाहे वो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो आपका रिडॉक्स रिएक्शंस हो, ठीक है। अभी तक इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के साथ में, ठीक है। हालांकि इसमें वेटेज आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी जितनी आपको बॉन्डिंग के अंदर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स या फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के अंदर में देखने को मिलेगी, बट ये क्वेश्चंस भी आपको बढ़िया नंबर देके जा सकते हैं, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस को भी अवेल कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग लक्ष्य 5000 प्लस बैच। इस बैच के अंदर में हमने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करवाया गया है, प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम के अंदर में देखे गए हैं, ठीक है। चाहे वो आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSB हो या फिर किसी भी स्टेट पीजीटी का एग्जाम हो, ठीक है। अपकमिंग EMRS RPSC एग्जाम को भी ध्यान में रखा गया है, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनके PDF सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ, और ये सब रहने वाला है आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड्स पर बेस्ड, ठीक है। इन सभी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं केवल 1999 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट बैच चाहते हैं तो वो भी आपको विज्ञान वृक्ष ऐप पर मिल जाएगा, और तो और अगर आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब की मेंबरशिप को क्या करना होगा, अवेल करना होगा, जिसका बटन आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।